वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की तरक्की की अलामत है। उन्होंने एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह को योगी हुकूमत का एक अहम कारनामा करार दिया। सुल्तानपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह के बाद अपनी तकरीर के दौरान यह बात कही। वाज़ेह है कि पीएम मोदी लॉकवुड मार्टिन सी 130 हरकुलिस से सुल्तानपुर उतरे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर लीडरान मौजूद थे। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यकीन और तरक्की दोनों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो दंगे और दबंगों से मुक्त और विकास और विश्वास से युक्त व्यवस्था है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ दंगे और दबंग, इनकी हिफाजत होती थी, इनकी सुरक्षा होती थी और इनका विकास होता था। आज जो है वो सबका विकास है और सबका विश्वास है। जहाँ तक एक के बाद एक विश्वास और विकास की घटनाओं को अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो आज उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान इस बात को एहसास भी कर रहा है, इस बात को महसूस भी कर रहा है कि जिस तरह की पिछले शासन में अराजकता थी उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी थी, दबंग और दबंगों से किसी भी समय पे लोग डरे रहते थे, हताश और निराश ये दबंगई चारों तरफ दिखाई पड़ती थी, वो ख़त्म हुई है। और आज जो है वो उत्तर प्रदेश में एक विश्वास का माहौल है, एक सुरक्षा का माहौल है। अब कुछ लोग इसी पे कहते हैं कि साहब ये सब कुछ तो हमने किया था। आपने तो जो कुछ किया था, जो कुछ बोया था, उसको तो ख़त्म भी किया गया। उस अराजकता को, उस गुंडागर्दी को ख़त्म भी किया योगी सरकार ने, और एक शांति का माहौल, सुरक्षा का माहौल भी पैदा किया। आप अगर कहेंगे कि साहब ये जो सारा के सारा हमने कागज़ पे तो हमने विकास किया था, ज़मीन पे जो है वो विकास मोदी जी और योगी जी उतार के ला रहे हैं, तो कागज़ के विकास से काम नहीं चलता, ज़मीन के विकास से चलता है। और ज़मीन का विकास जो है वो अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से हो रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में मजलिस उलमा हिंद के उलमा ने चौक कोतवाली में FIR दर्ज कराई। वाज़ेह है कि कल ही उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अली जैदी का इंतखाब हुआ है। अली जैदी मौलाना कल्बे जवाद के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। दिल्ली में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला जारी है। वैसे तो यह मेला हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन इस बार इस मेले में हुनर हाट लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है।
मुल्क भर के दस्तकार अपनी दस्तकारी के नमूने लेकर पहुंचे हैं। इसको वोकल फॉर लोकल का बेहतरीन प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जा रहा है। आलमी तिजारती मेले में वैसे तो सभी कुछ खास होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर हुनर हाट लगाया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो हुनरमंदों की हुनरमंदी है वो देखने को मिलेगी। आप चाहे देखें जिस तरीके से मेटल गिफ्ट आइटम है ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये स्टॉल यहाँ पर है। तकरीबन जो हुनरमंद हैं उनके यहाँ पर 300 करीब स्टॉल लगाए गए हैं। ये अलग अलग तरह के आपको मेटल आइटम देखने को मिलेंगे, यानी घर में जो सजावट का सामान होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर देखें तो ये राजस्थान के जो हुनरमंद हैं, दस्तकार हैं, ब्लू आर्ट पोट्री के, वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये तमाम चीज़ें लेकर के यहाँ पर आए हैं और 300 स्टॉल हैं जो वजारत अक़लियती उमूर यानी कि मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के ज़रिए से ये हुनर हाट यहाँ पर लगाया गया है। तो ये तमाम जो है अपने प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लेदर के जो प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के हैं। आप जानते हैं कि कानपुर और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो है लेदर का काम होता है, तो वो तमाम प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं और इसी के साथ अगर आप देखें तो इस तरफ देखें तो राजस्थान से स्टोन का जो काम होता है, ज्वेलरी का जो काम होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये अलग अलग तरीके की ज्वेलरी है, हार हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पर लेकर आए हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। ये जो आप लेकर आए हैं क्या क्या खास चीज़ें हैं आपके पास जो यहाँ पर जो ग्राहक हैं या जो यहाँ पर घूमने आएंगे लोग, उनके लिए काफ़ी उनकी दिलचस्पी हो सकती है? सर, हमारी ज्वेलरी सबसे डिफरेंट ज्वेलरी है। हम लोग जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है राजस्थान की है, हम शेखावाटी इलाके के अंदर रहने वाले हैं। हमारा इलाका सेठाना इलाका कहलाता है। वहाँ की आर्ट गैलरी फेमस है, तो वहाँ की दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई है वही पेंटिंग हमने स्टोन के ऊपर बना के और उसकी ज्वेलरी बनाई है। ये एक बिल्कुल से डिफरेंट चीज़ है। जैसे आप ये वाली चीज़ देख रहे हो, ये वहाँ की हवेलियों के ऊपर बनी हुई पेंटिंग है। जो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वही लेके आए हैं। इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी ख़रीदारी करते हैं उससे। तो ये राजस्थान की वो स्टोन ज्वेलरी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेदर का भी काम होता है। क्या आप हमें बताएंगे कि आपके पास ये कहाँ का प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश में और क्या क्या खास चीज़ें हैं? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का प्रोडक्ट है ये। इसमें खास चीज़ क्या कि लेदर, प्योर लेदर का है, बफेलो स्किन से बना हुआ। इसके अंदर काफ़ी वैरायटी होती हैं, जैसे वॉलेट हो गए, सीलिंग हो गई, आपका फाइल बैग हो गए, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसमें। बुलंदशहर का प्रोडक्ट है। हम ज़रूर ब्लू आर्ट का जो ये काम है इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खास चीज़ें हैं इनके पास। वैसे देखिए कितना खूबसूरत काम आप है ये जो आपको दिखाई देगा, किस तरीके का काम है और ये सजावट के काम आता है और ब्लू आर्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि और ये राजस्थान से यहाँ पर आया है। ये इनका इस्तेमाल घरों में हर तरीके से किया जा सकता है और सबसे अहम बात यह है कि इस तरीके का आर्ट है वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमें ये बताइए कि ये किस इलाके का राजस्थान में आर्ट है और ये कैसे तैयार होता है, कितनी वैरायटी आपके पास है यहाँ पर? सर, हमारा ये ब्लू पोट्री का है और ये स्टोन एक पाउडर आता है उससे बनता है और हम उसके ऊपर वाइट कोटिंग करते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद में ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग करने के बाद में इसको भट्टी के अंदर फायर करते हैं और हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी है। तो ये वो तमाम हुनर है जो यहाँ के जो तिजारती मेला है, हुनर हाट जो लगाया है, जिसमें 300 स्टॉल लगाए गए हैं। 500 से ज़्यादा यहाँ पर हुनरमंद दस्तकार हैं, वो अपना हुनर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हुनर जो है कहना चाहिए एक तरीके से बिखरा हुआ है। अगर आप यहाँ आएंगे और आपकी ज़रा सी भी दिलचस्पी है कि आप हिंदुस्तान का हुनर देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान की विरासत को पहचानना चाहते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइए और ये हुनर अपने आँखों से देखिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमरावती शहर और जिले के 3 तालुकों में चौथे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। अमरावती शहर में आज कर्फ्यू में कुछ देर की रियायत दी गई थी। अमरावती में हुए फसादात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरों को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया।
वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। उधर बीजेपी के महाराष्ट्र रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस बशमूल रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल और दीगर बीजेपी लीडर और ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में जो तशद्दुद हुआ वो सिर्फ एक पुरतशद्दुद वाकया नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया तजुर्बा है। समर्थनाने निघालेले मोर्चे हा प्रयोग आहे, प्रयोग या देशामधला हा पोलरायझेशनचा प्रयोग आहे। आणि मग निवडून त्या मोर्चांमध्ये हिंदूंची दुकानं तोडली जातात, जाळली जातात, पण त्याच्यावर कोणीतरी बोललं का? ज्या वेळेस हिंदूंची दुकानं जाळली गेली, महाविकास आघाडीचा एक तरी नेता बोलला का? अरे दुकान हिंदूचं असो की मुसलमानाचं असो, जाणं चुकीचंच आहे, पण तेव्हा मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची तोंड शिवली जातात। मला आता आश्चर्य वाटतं, संजय राऊत यांचं म्हणजे ते मराठीतलं गाणं आहे ना, अरे कोण होता असं तू, काय झाला असं तू, अरे वेड्या असा कसा वाया गेला असं तू, काय म्हणून राहिले ते? भारतीय जनता पक्षाने दंगल घडवली। नवाब मलिकांचा तर प्रश्नच नाही, हर्बल तंबाखूमुळे काही नवाब मलिक त्यांना ठेवलंच त्या करताय। माझा तर आरोप असा आहे की हे जे काही षडयंत्र होतं, हे षडयंत्र उघडं होऊ नये म्हणून कव्हर फायरिंग करण्याकरता हे नवाब मलिकांनी स्टेटमेंट दिलं की या ठिकाणून पैसे गेले, कारण त्यांना हे नेमकं माहिती आहे की या शहरांमध्ये हे अचानक मोर्चे काढण्याकरता कुठून कुठून फंडिंग झालाय, ते कोणी कोणी केलाय याची संपूर्ण कल्पना त्यांना असल्यामुळे हे कव्हर फायरिंग आहे, कव्हर फायरिंग आहे। अमरावती, मालेगांव जैसे अजला में पुरतशद्दुद वाकयात रूनुमा होने के बाद बोरीवली पुलिस और RAF के एहलकारों ने बोरीवली और गोराई इलाकों में 6 किलोमीटर का रूट मार्च निकालकर ताकत का मुजाहरा किया। बोरीवली के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लोगों को बेदार करने के लिए यह रूट मार्च निकाला गया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस लोगों को यह पैगाम दे रही है कि लोग किसी भी किस्म के अफवाहों पर भरोसा न करें। बोरीवली पुलिस और नीम फौजी दस्ते हमेशा आवाम के साथ हैं। इस पथसंचलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को बोरीवली थाने की तरफ से और ये जो अर्धसैनिक बल है या दल है, इनकी तरफ से हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। अफवाहें जो है वो अफवाहें बस और बस कुछ नहीं है, कुछ भी गलत अफवाहें फैलाते हैं लोग, उस अफवाह पर आप विश्वास ना करें। बोरीवली पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, ये सदा आपके साथ है। आप निर्भयता से अपना जो भी जीवन है वो जीवन व्यतीत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ होती है, तो पुलिस और अर्धसैनिक बल सदा आपके साथ है। कल गौसे आजम दस्तगीर की यौम विलादत है। इस मुनासबत से मुंबई में जुलूस गौसे आजम बरामद किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में खराब हालात के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है। इस ताल्लुक से मुंबई की मस्जिद बिलाल सुन्नी जामा मस्जिद में एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल रीजन मुंबई ज्ञानेश्वर चौहान ने उलमाए किराम से मुलाकात की। मुलाकात में उलमाए किराम ने वाज़ेह किया कि जुलूस मजहबी रिवायती है, इसलिए अलामती तौर पर जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन सेकेंड डोज की बढ़ती पेंडेंसी के लिए समाजी तंजीमों ने हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। समाजी तंजीमों का इल्जाम है कि कोरोना को लेकर हुकूमत की दो रंगी पॉलिसी से अवाम के बीच शशुपंज के हालात पैदा हुए हैं। जिस रियासत में पहले डोज के लिए लोगों ने घरों से निकलकर वैक्सीन लगवाने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है, इसी रियासत में सेकेंड डोज की तारीख निकलने के बाद भी लोग वैक्सीन सेंटर जाने को तैयार नहीं है। समाजी तंजीमों का यह भी इल्जाम है कि सियासी प्रोग्राम के इनेकाद के मामले में जब लाखों की भीड़ होती है तब कोरोना की गाइडलाइन को बालाए ताक रख दिया जाता है, और जब मजहबी और समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद की बात होती है तो कोरोना को सामने रखकर इजाजत नहीं दी जाती। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज की बढ़ती पेंडेंसी के मामले बढ़ते देखते हुए अब हुकूमत ने घर घर पर दस्तक देने का खाका तैयार किया है। मौलाना साहब, क्या आपने दोनों डोज लगवा लिया? अभी नहीं लगवाया है, लेकिन ये क्या है कि कोरोना तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहला डोज तो लगवा चुके हैं, लेकिन कल पीएम की रैली देख करके ऐसा लगा कि कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका है, अब दूसरे डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो दूसरा डोज लगवा लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं है। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि दूसरा डोज पे जोर दे रही है और महाअभियान चला रही है, और दूसरी तरफ लाखों की भीड़ भी इकट्ठी कर रही है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी हमें समझ में नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। हुकूमत की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। आप लोगों ने जो है यहाँ पर कई जो है बेदारी मुहिम चलाई और फिर जो है घर घर जाने की दस्तक देने की बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आवाम अपनी जगह बेदार है, समाजी तंजीमें बेदार हैं, पर कहीं ना कहीं हुकूमतों की तरफ से कोरोना को लेकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ तो कोरोना महाअभियान चलाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं कि कोरोना के इंजेक्शन लगवाए जाएं, वैक्सीन लगवाई जाए, दूसरी तरफ हज़ारों लाखों की संख्या में जो है लोगों को जमा कर कर ये मैसेज दिया जाता है कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये अफसोसनाक है कि जो है राजनीतिक प्रोग्रामों में जो है कोरोना नहीं फैल रहा है और धार्मिक आयोजनों में और मार्केटों में घूमने से कोरोना फैल रहा है। तो ये दो तरफा राजनीति है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। दो तरफा राजनीति है और फिर समाजी तंजीमों ने तो बड़ी बेदारी का सबूत दिया था, और फिर भी एक बार उम्मीद की जा रही है कि अगर कोरोना बीमारी है तो जिस तरह से घर घर दस्तक देने की बात हो रही है तो उस पर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? बात समझ में नहीं आती है
कि जब सियासी कोई प्रोग्राम होते हैं तो लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है, जो कि इंटीरियर से अक्सर आती है, जहां अक्सर बेदारी नहीं होती है। यानी देहातों के अंदर लोग इसके मुतालिक ज़्यादा बेदार नहीं रहे हैं और शहरों में तो बहुत ज़्यादा बेदारी रही है। लेकिन वहाँ से जब लोग इकट्ठे होकर आते हैं तो जाहिर बात है कि वो उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब लाखों की तादाद आपने सियासी प्रोग्राम के अंदर इकट्ठी करी तो मजहबी प्रोग्रामों को इस पे पाबंदी क्यों आयद की जाती है, ये समझ में नहीं आता। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा जो लोग अभी तक ड्यू डेट के बाद भी दूसरा इंजेक्शन नहीं लगवाया है, 4,20,000 से ज़्यादा तादाद में बताई जा रही है। ऐसे में हमें बेदार होने की और ज़रूरत है। ये बात सही है कि एक आम ख्याल लोगों का ये बन गया है कि कोरोना का जो है वो रंग सियासी हो गया है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है देश से। रोज़ाना तकरीबन 10,000 केस आ रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट में। रशिया में जिस तरह से कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और दीगर मुल्कों में, तो ये एक तशवीश की बात है। और इस तरफ जो सरकार ने इक़दाम तो उठाए कोरोना कंट्रोल के लिए, लेकिन हालात जो हैं उसके बिल्कुल उल्टे नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ढील भी बरती जा रही है, लोगों के इज्तिमात भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक दोहरी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। दोहरी पॉलिसी सामने आ रही है। मैं आपको नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो है भोपाल में कल की जो सभा गौरव दिवस की हुई थी, वो जहां पर लाखों लोग आए थे, वहां पर कोरोना को जो है गाइडलाइन की अगर बात करें तो तमाम हुकूमत ने इजाज़त दी। और इसी भोपाल में हमें देखते हैं कि 26 नवंबर से आलमी इज्तिमा होना था, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत ने यह कहकर के इजाज़त नहीं दी कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपने सुना कि यहाँ पर समाज तंजुमों के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसी है इससे वाज़ेह नहीं होने की वजह से जो आवाम है वो तशवीश में मुब्तला है, और लोग ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत की जो पॉलिसी वाज़ेह होना चाहिए। और तमाम लोगों ने जैसे पहले भी बेदारी मुहिम चलाई थी वो फिर से बेदारी मुहिम चलाना चाहते हैं, ताकि कोरोना का हमेशा के लिए खात्मा हो सके और लोग इस बीमारी से जो है निजात मिल सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के नए सदर अब्दुल जब्बार ने आज रस्मी तौर पर अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर बेंगलुरु में अक़लियती शोबे का बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार, अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने शिरकत की। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बेंगलुरु के BJP के MP तेजस्वी सूर्या को तनकीद का निशाना बनाया।